महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए। महात्मा गांधी, जिन्हें लोग बापू कहकर पुकारते थे, भारतीय राजनीतिक मंच पर 1919 से 47 तक छाए रहे। इस युग को भारतीय राजनीति में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। शांति एवं अहिंसा के अग्रदूत महात्मा गांधी ने लोगों को मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का संदेश दिया। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजी दासता से मुक्ति दिलाई। सत्य के सच्चे पुजारी के रूप में गांधी जी को विश्वास था कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, तथा ईश्वर प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। ऐसा माना जाता है कि इनकी सत्य प्रियता हिंदू धर्म से और अहिंसा बौद्ध, जैन और ईसाई मत से प्रभावित थी। गांधी जी के जीवन पर रस्किन की कीर्ति अनटू दिस लास्ट का अधिक प्रभाव था। इनके व्यक्तित्व में अतिवादिता नहीं थी। इन्होंने अपने मांग को मनवाने के लिए भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। इन्होंने अहिंसा का सदैव समर्थन किया। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने स्वप्नों के नवीन समाज का आधार बनाया। वह समस्त संसार के लिए स्वतंत्रता मांगते थे। निर्भीकता गांधी जी के सत्याग्रह का आवश्यक अंग है और वह लोगों के दिलों से सरकार, पुलिस, जेल और अधिकारियों का भय निकाल देना चाहते थे। वे अंग्रेजों के निजी और सामूहिक रूप के विरुद्ध नहीं थे। वे अंग्रेजों के साम्राज्यवाद के विरुद्ध थे। इस प्रकार गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में असहयोग, सविनय अवज्ञा, अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो, डू या डाई का प्रयोग किया। साथ ही यह भी कहा कि आंदोलन हिंसात्मक व गुप्त ना हो। निष्कर्ष कहा जा सकता है कि अंग्रेजों के साम्राज्य में कभी सूर्य नहीं डूबता था, लेकिन गांधी जी ने भारत में उनका सूर्य अस्त कर दिया। क्योंकि इस संघर्ष में मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया, देश की जनता गांधी जी के रचनात्मक कार्यों को अधिक महत्व देती थी, क्योंकि इनके किसी भी सभा में हिंसा का कोई स्थान नहीं था। सत्य अहिंसा के बल पर मध्यम मार्ग अपनाकर गांधी जी ने भारत को अंग्रेजी दासता से मुक्त कराया। विश्व शांति स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका। विश्व शांति सभी देशों व लोगों के बीच स्वतंत्रता, शांति और खुशी का एक आदर्श है, जिसे बौद्ध साहित्य व दर्शन में देखा जाता है। सादगीपूर्ण जीवन जीने की कला बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। इस धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में अहिंसा के साथ साथ शांतिपूर्ण व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया है। गौतम बुद्ध स्वयं बाह्य आडंबर के विरोधी थे। बौद्ध धर्म ने ही सर्वप्रथम भारतीयों को सरल तथा आडंबर रहित धर्म प्रदान किया, जिसका अनुसरण राजा और प्रजा सभी कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में इन्होंने अहिंसा और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। बौद्ध संघों की व्यवस्था जनतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित थी। पंचशील का सिद्धांत बौद्ध धर्म की देन है। भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र की प्रगति बौद्ध धर्म के प्रभाव में हुई। बौद्ध दर्शन में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म ने लोगों के जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे जीवन में सदाचार और सच्चरित्र का विकास हुआ। सम्राट अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन के शासन काल में बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका धम्म प्रचार के लिए भेजा। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनस्वांग ने भारत की यात्रा की। हेनस्वांग हर्ष के दरबार में कई वर्षों तक रहा।
वापस जाते समय कई बौद्ध ग्रंथों व बौद्ध प्रतिलिपियों को अपने साथ ले गया। वर्तमान समय में चीन में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या अधिक है। बौद्ध धर्म न केवल भारतीय अपितु विश्व के देशों को अहिंसा, शांति व विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाया। यही कारण है कि भारत का विश्व के देशों पर नैतिक आधिपत्य स्थापित हुआ। गौतम बुद्ध ने मानव जाति के समक्ष समानता का आदर्श प्रस्तुत किया। निष्कर्ष कहा जा सकता है कि गौतम बुद्ध ने जिन सिद्धांतों एवं आदर्शों का प्रतिपादन किया वे आज के वैज्ञानिक युग में भी अपनी मान्यता बनाए हुए हैं। संसार के अनेक देश उन्हें कार्यान्वित करके विश्व शांति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान संघर्षशील युग में भी यदि हम बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण करें तो विश्व में शांति और समृद्धि का वार्तालाप तैयार करने में बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद। भारत में स्त्रियों की बदलती परिस्थिति का मूल्यांकन करें। भारत की कुल जनसंख्या की लगभग 49% महिलाएं हैं। इतनी बड़ी संख्या के बावजूद इसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति पुरुष की अपेक्षा सदियों से निम्न रही है। वर्तमान में संवैधानिक प्रावधानों और सरकारी प्रयासों से इसकी स्थिति में सकारात्मक बदलाव परिलक्षित हो रहा है। आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाती जा रही हैं। देश की लगभग 65% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, जिसका परिणाम है कि आज प्रतियोगी परीक्षाओं में शीर्ष स्थान पर अपना नाम दर्ज करा रही हैं। अंतरिक्ष, विज्ञान, राजनीति, बिजनेस सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। एक समय था कि महिलाएं 4 दीवारी में बंद पति के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य थीं। आज वह पुरुषों का नेतृत्व कर रही हैं। गणतंत्र दिवस के परेड मार्च में महिला ऑफिसर द्वारा किया गया नेतृत्व उदाहरण है। राजनीति में राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, सोनिया गांधी, निर्मला सीतारमण और खेल में स्मृति मंधाना, निखत जरीन, बिजनेस में किरण मजूमदार शाह और फाल्गुनी नायर आदि ऐसी महिलाएं हैं जो किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं हैं। महिलाओं की बदलती स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता, फिर भी यह कहना कि इनकी स्थिति पूरी तरह से परावर्तित हो गई है सही नहीं है, क्योंकि आज भी महिलाओं के खिलाफ अनेक हिंसात्मक कृत्य जारी हैं। घरेलू हिंसा, मारपीट, बलात्कार, कन्या भ्रूण हत्या आए दिन अखबार की सुर्खियां बनी रहती हैं। कहा जा सकता है कि आधुनिक काल में भारतीय की स्थिति में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया है। इसके बावजूद भी कुछ हद तक पुरुषों से निम्न बनी हुई है, जिसमें सुधार वर्तमान समय की महती आवश्यकता है। धन्यवाद। शहरी समस्याओं के समाधान की विवेचना। शहरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक निश्चित भूभाग में एकत्र व निवास करने लगते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आदि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में दुनिया की आधी आबादी शहरों में रहती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2050 तक भारत की 50% आबादी शहरों में रहने लगेगी। वर्तमान में भारत की लगभग 32% आबादी शहरों में रहती है। शहरीकरण की इस प्रक्रिया ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। आवास, पर्यावरण, प्रदूषण, परिवहन, अपराध, शराब, ड्रग, शहरी बाढ़, जल आपूर्ति, निकासी आदि। शहरीकरण की समस्याओं के लिए भी सरकार ने समाधान खोजे हैं। स्मार्ट सिटी योजना, अमृत योजना, स्वच्छ भारत अभियान जैसी प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना, राजीव आवास योजना, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए पक्का मकान, प्रदूषण निर्यात के लिए CNG को बढ़ावा और
हाइड्रोजन को बढ़ावा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ावा, मनरेगा आदि को बढ़ावा दिया जा रहा